जब चुना था उस समय ज्योग्राफी में मैं जीरो था। मुझे अक्षांश देशांतर जैसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आती थी कि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के पीछे कुछ प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं पूरी तरह से सॉल्व किया, चाहे वो लघुतरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, उसको सॉल्व किया, उसका रिवीजन किया। कंटेंट को पढ़ना और पढ़ने के बाद खुद से अपने शब्दों में लिख लेना, वो आपके ज्ञान को अस्थायी बना देता है। सर, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए उसमें क्या इनोवेटिव हो सकता है सर? कि हम समस्याओं का बखान जितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान का उपाय भी उसी तरह से हम समझा सकें। तो आप खुद का सुझाव दें, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको भी मेंशन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे साथ विकास कुमार सर है, जो 65th का रिजल्ट आया है सर, उसमें DYSP की पोस्ट पर चयनित हुए हैं और सर का रैंक 66 है। सर से हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, यदि वो इंटरव्यू आप देखना चाहें तो वो आप देख लीजिएगा। और वो जो इंटरव्यू हमने किया था उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर की जो ज्योग्राफी की इनकी स्ट्रेटेजी रही है सर की, सर का ऑप्शनल जैसा कि ज्योग्राफी रहा है, तो सर से एक प्रॉपर इंटरव्यू ज्योग्राफी पे सिर्फ बेस्ट हो जो इंटरव्यू, इसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो फिर से हम सर के साथ हैं और ये वीडियो जो होने वाला है सर के जो ज्योग्राफी का इनका जो ऑप्शनल का रणनीति रहा है, जो स्ट्रेटेजी रहा है, कैसे ज्योग्राफी को उन्होंने टैकल किया था। तो जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, सर ने फ्रेम किया है बेसिकली, तो इसमें क्वेश्चंस हम सर से पूछेंगे और सर बताएंगे आपको जो भी डाउट्स हैं ज्योग्राफी को लेकर, ऑप्शनल को लेकर, और इनफैक्ट प्रीलिम्स और मेंस में जो GS है उसको भी सर इसको क्लियर करने वाले हैं। तो सर ज्योग्राफी की सर अपनी थोड़ी सी रणनीति बताइए सर। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा स्टूडेंट विंडोज़ को और ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा सारे BPSC एस्पिरेंट्स को जो इस पर अपियर होने वाले हैं और साथ ही जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ज्योग्राफी से पहले मैं ये ज़रूर से कहूँगा कि हाँ, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। मेरा प्रथम प्रयास 64th BPSC था, उसमें मेरा 171 मार्क्स था ऑप्शनल में, और इस बार जो मेरा मार्क्स है 177 मार्क्स है। और इस बार ज्योग्राफी में जहाँ तक अभी तक पता चला उसके अकॉर्डिंग 182 हाईएस्ट मार्क्स है, इस मेरा 177 है। और ज्योग्राफी के बताने से पहले थोड़ा मैं अपनी भी बात बताना चाहूँगा कि मैंने ज्योग्राफी कैसे लिया। मेरा बीटेक बैकग्राउंड था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया था। तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल जो BPSC के लिस्ट में था ही नहीं, ऑप्शनल के लिस्ट में, तो मुझे किसी ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना था जिससे मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। तो मैंने ज्योग्राफी इसलिए लिया कि एक तो ज्योग्राफी जहाँ तक सुना, जो रिसर्च वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी एक एवरग्रीन ऑप्शनल है, हमेशा इसका रिजल्ट अच्छा ही आता है, इससे अच्छे लोग सेलेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ था कि ज्योग्राफी में मेरी रुचि भी थी पहले से, और ज्योग्राफी को मैं साइंस से रिलेट कर सकता था क्योंकि ज्योग्राफी साइंस का भी पार्ट आता है और ज्योग्राफी आर्ट्स में भी कंसीडर होता है। तो ज्योग्राफी को मैं थोड़ा रिलेट कर सकता था, जो मेरा बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को चुना। और जब चुना था उस समय ज्योग्राफी में मैं जीरो था। मुझे अक्षांश देशांतर जैसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आती थी। एक ऐसा टाइम था जिस समय मुझे ये लगा कि मैं ज्योग्राफी छोड़ दूं, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो शिवा या फिर सुधीर, जिनी, इन लोगों ने मुझे ये कहा था कि नहीं, तुम ज्योग्राफी ऑप्शनल रख लो, पढ़ के देखो, अगर लगता है कि नहीं होगा तो GS में हेल्प होगा, और अगर लग गया, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, आंसर राइटिंग होने लगा, तो फिर उसमें तुम आगे बढ़ जाना। लेकिन मैं बिल्कुल जीरो था। ऐसा होता था कि मैं ज्योग्राफी मतलब कुछ भी दिमाग में बल्ले नहीं पड़ता था, बट हाँ, मेहनत से सब चीज़ सफल हो सकता है। और अभी 65th का ये स्टेटस है ज्योग्राफी में कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जहाँ तक सुनने को आ रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल से है। और मार्किंग थोड़ा टफ हुआ है क्योंकि ज्योग्राफी में हाईएस्ट तो 200 से अबव तक गया है, लेकिन इस बार कम हुआ है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में है। तो अब सर के प्रश्न पे आता हूँ कि ज्योग्राफी क्यों लेना चाहिए। तो ज्योग्राफी इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ज्योग्राफी में इनोवेशन का स्कोप सबसे ज़्यादा होता है। ज्योग्राफी का अगर आधा पोर्शन कहें, हाफ पोर्शन कहें, तो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ता, मैपिंग, डायग्राम के सहारे आप कम से कम शब्दों में इनोवेटिव वे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब को अपने पेपर में प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि अच्छी आंसर राइटिंग मानी जाती है। ओके, सर ने सब बताया कि ज्योग्राफी में बहुत सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं तो 64th और 65th दोनों में इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी लगातार इंटरव्यू कर भी रहा हूँ। बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे।
80% तक मैं जो इंटरव्यू किया हूँ सारे लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल ही रखे हैं। तो सर का चूँकि बहुत अच्छा मार्क्स है, 4th है, मतलब कि इनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है ज्योग्राफी में, तो इसलिए सर के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत बड़ी क्वेरी थी, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सर अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि मान गए कोई स्टार्ट करना चाहता है और कुछ जानता नहीं ज्योग्राफी में, बेसिकली वो किसी और सब्जेक्ट से उसने पढ़ाई किया है, लेकिन ज्योग्राफी में जैसे कि बीपीएससी में इतने अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, तो सर वो स्टार्ट करना चाहे तो सर जैसा कि आपने बताया एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी से वो स्टार्ट करे, तो सर एनसीईआरटी में सर कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें? एनसीईआरटी बेसिक बुक है, किसी भी चाहे आप स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे यूपीएससी का प्रिपरेशन करें, एनसीईआरटी बेसिक बुक है। ज्योग्राफी के लिए भी अगर आपके पास समय है तो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ें। लेकिन जैसे मेरे पास समय थोड़ा कम था, जैसे कि मैं जॉब में था, तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, जैसे 6 क्लास का इंपॉर्टेंट है, 7th का इंपॉर्टेंट है, 10th का है, 12th का है, तो मैं सेलेक्टिव बुक पढ़ा। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी का बुक पढ़ा, इतना तो ज़रूरी पढ़ लिया कि सारे टॉपिक्स किसी न किसी एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिए। लेकिन अगर आपके पास समय है तो पूरा बुक पढ़े। साथ ही एनसीईआरटी बुक जब हम पढ़ते हैं तो मेरा पढ़ने का क्या तरीका था कि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के पीछे कुछ प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं पूरी तरह से सॉल्व किया, चाहे वो लघुतरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, उसको सॉल्व किया, उसका रिवीजन किया। और जब बुक पढ़ते हैं तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने होते, तो मैं अलग कॉपी में नहीं नोट करता था, मैं बुक के ही ऊपर किसी कोने में नोट कर दिया, ताकि जब दोबारा रिवीजन कर सकूं तो वहां से मैं देख लूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते थे, हाइलाइटर के सहारे, पेन के सहारे मैंने अंडरलाइन कर लिया। और हर पेज में उस पेज का जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या नोट्स कहा जाए तो मैं साइड में नोट कर लेता था, ताकि जब मुझे रिवीजन करना हो तो मैं उसे कर सकता हूँ। प्रश्न को तो निरंतर लिखना ही चाहिए, क्योंकि जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो एक बेसिक नॉलेज हो जाता है, एक फीलिंग्स आता है कि हाँ आखिर है क्या। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस को जानिए, तो सिलेबस को जानिए, सिलेबस को जानने के बाद एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। अगर कम समय है तो सेलेक्टिव बुक करिए। इसके लिए मैंने जिनसे मैंने गाइडेंस लिया था, अभिषेक सर, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि हाँ एक इन क्लास का पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी के बाद जी सर, एनसीईआरटी के बाद सर बुक्स का आपने मतलब लिखा है, अगला मतलब जो स्टेप होगा जो कंटेंट का, तो सर बुक्स में कौन कौन सा स्टैंडर्ड बुक सर फॉलो किया जाए? मेरे पास समय बहुत कम था तो मैं बहुत ज़्यादा बुक्स तो फॉलो नहीं किया। जैसे लेकिन फिर भी जैसे भौतिक भूगोल के लिए मैंने सविंद्र सिंह का बुक का फॉलो किया है, और मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन के बुक को फॉलो किया। साथ ही जो मैपिंग के लिए ऑब्वियसली एक मैपिंग का बुक तो होना ही चाहिए। और साथ ही मैंने नोट्स पे बहुत फोकस किया, क्योंकि जो बीपीएससी का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप जब इनका क्वेश्चन बैंक पे बीपीएससी का खरीदते हैं तो उसमें आपको सारे प्रश्न का पता चल जाता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उनसे टॉपिक आप इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। उस बुक को फॉलो करने के साथ साथ उससे मटेरियल ले सकते हैं। साथ ही आप उसमें इनोवेशन के लिए आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जाते हैं जिसमें आपको टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया जाता है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। और इन सारे बुक्स का हेल्प लेके आप एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने इसमें अपना नोट्स इस कॉपी में प्रिपेयर किया है यहाँ पे। इस तरह से मैं अपनी ये नोट्स प्रिपेयर करता था ज्योग्राफी का। जैसे पूरा चंबकत्व का अगर टॉपिक लिखना है तो मैंने थोड़ा बहुत इसमें मैपिंग भी बना ली है, साइड में ये मैप भी दे लिया और उससे रिलेटेड डिटेल्स भी लिख लिया। ये डिटेल्स जो था तो होता था वो बुक्स का या फिर जो करंट इंटरनेट पर देखा उन सारी चीज़ों का इसमें समावेश होता था। फिर उसके बाद मैं इस तरह से मैपिंग बना के अंडरलाइन कर लेता था, जो मुझे स्मॉल पॉइंट्स जो रिवीजन के टाइम पे मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़े। सेम विथ जैसे अगर मैं प्रमाण में लिखा तो इस टाइप से मैं वर्ल्ड मैपिंग का प्रयोग कर लिया कि हाँ महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अगर प्रमाण देना है तो इस टाइप का मैपिंग बनाकर मैं प्रयोग करता था। ये रिवीजन में भी ईजी रहता है और राइटिंग में भी इनोवेशन का कार्य करता है। प्लेट विवर्तनिका का जब किया तो उसमें भी मैंने हर प्लेट का एक एक इमेज बनाया, उसका डिटेल्स इसके बगल में लिखा, ताकि ये चीज़ें हेल्प कर सके रिवीजन में भी और इनोवेशन में भी। और समरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप ज्योग्राफी का नोट्स प्रिपेयर करें तो ज्योग्राफी विदाउट मैप कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्योग्राफी का जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करें तो उसमें मैपिंग का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मैपिंग का प्रयोग करते हैं तो वो आपके आंसर को तो इन्हांस करता है, जो आंसर चेक करते हैं उनको भी एक अच्छा आंसर समझकर और मार्क्स देने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ज्योग्राफी में मैपिंग का प्रयोग भरपूर रूप से करें। सारे चीज़ों का जो भी स्मॉल नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है, हाँ उसमें साथ साथ आप मैपिंग का
प्रयोग करें ही, क्योंकि मैपिंग और इस टाइप के जब डायग्राम आप यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आपका आंसर बहुत इनोवेटिव हो जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ स्टडी मटेरियल्स भी मैंने फॉलो किए थे, जैसे ये मैंने CSP एकेडमी का स्टडी मटेरियल फोकस किया था, तो इसमें जितने भी ज्योग्राफी के स्मॉल नोट्स हुए या फिर जो भी सिलेबस वाइज जो पूछे जाते हैं BPSC में, उसका यहाँ पे मटेरियल्स था, लेकिन ये लिमिटेड था। इसे पढ़ना, इससे बेसिक नॉलेज लाना और उसको करंट के साथ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, जो प्रैक्टिस की बात करी जाती है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन जैसे हैं PT के भी और मेंस के भी, जिसमें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो सर ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके प्रैक्टिस का सर तरीके क्या होना चाहिए? सर आपने बेसिकली कैसे उसको किया था? देखिए आजकल मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या किया था, मैंने बताया मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदे थे और प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार 3 बार मैंने लिख लिए थे। लिखने के साथ साथ ही मैंने डिस्कशन कर लिया था। उस समय जो हर किसी एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिनके साथ, तो मेरी एक पार्टनर थे शिवा, जिनके साथ मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने सारे क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख लिया, डिस्कशन कर लिया। लिखने के बाद एक दूसरे को भेज कर रिव्यू भी लिया, टीचर्स को दिखाया, जो अभिषेक सर था वो चेक किए, वो बताएं कि कैसे हुआ। फिर मेरे और फ्रेंड्स जो सुधीर थे, जिनी थे, उन लोगों ने चेक किया, वो बताया कि इसमें ये कमियां हैं या ये आंसर प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो उन सब के कमेंट्स को ध्यान रखना, सारे कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग सुधार कर फिर से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली 5-6 क्वेश्चन ज्योग्राफी का लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सारे टॉपिक्स रिलेटेड प्रश्न। कंटेंट को पढ़ना और पढ़ने के बाद खुद से अपने शब्दों में लिख लेना, वो आपके ज्ञान को स्थायी बना देता है। ओके सर, अब वेटेज की बात करिए, जैसे PT और मेंस की, जैसा कि सर आपने ऑप्शनल आपने रखा है तो अब डिटेल्स में आपने बता ही दिया कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी है। तो सर PT मेंस में सर ज्योग्राफी कितना वेटेज होगा, जो एस्पिरेंट यदि लेते हैं, स्टूडेंट लेते हैं ज्योग्राफी को एज ऑप्शनल UPSC में, BPSC में, तो सर इसका वेटेज सर कितना आपने मतलब कि आप कितना इसको देना चाहोगे? PT में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का वेटेज 10 क्वेश्चन अराउंड होता है, जिसमें मैपिंग का 2-3 प्रश्न होता है, कुछ बिहार से रिलेटेड होता है, तो 10 क्वेश्चंस होते हैं PT में, ठीक है, जिसमें मैपिंग बिहार स्पेशल भी होते हैं। तो आप उसे 10 क्वेश्चन में आपके हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप मेंस की बात किया जाए तो मेंस में जो GS पेपर 2 है उसका सेक्शन 2 है, उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है। लेकिन उसमें भी अब का जो BPSC का नेचर है, कोर ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं आते हैं, उसमें आते हैं जनसंख्या से, खाद्य सुरक्षा से, पर्यावरण से, इन सब चीज़ों से आते हैं। कभी कभी पहले मानसून से भी पूछा जा चुका है, तो लेकिन उसमें भी वेटेज होता है। सेक्शन 2 में ज्योग्राफी से आते हैं। हाँ, जो ऑप्शनल होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं आपके ज्योग्राफी के। तो ऑप्शनल में मैंने बता ही दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं, आपको प्रश्न लिखने होते हैं। इसमें 3 घंटे के अंदर में 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है दोनों सेक्शन में। अगर आप चाहें तो 50 मार्क्स वाला चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप 20-25 मार्क्स का लेंगे तो आपको 12 क्वेश्चन टोटल लिखने पड़ जाते हैं 300 आवर्स में। तो इसका वेटेज मेंस में बस सेक्शन पे GS पेपर 2 में है और फिर PT में है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि GS पेपर 1 में जो IR का पोर्शन है, वो कहने को तो IR का पोर्शन है, लेकिन जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनका उसमें बहुत अच्छा मतलब हेल्प मिलता है। क्यों? क्योंकि जो IR होता है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से बहुत रिलेटेड होता है। अगर IR के क्वेश्चन में आप मैपिंग का यूज करते हैं, IR के क्वेश्चन में अगर आप किसी वर्ल्ड के बारे में है तो उसके बारे में ज्योग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हुए अपने आंसर लिखते हैं, तो औरों से आपका आंसर बेहतर हो जाता है। ओके सर, अब आंसर राइटिंग की बात करी जाए कि जो भी मतलब कि कंटेंट आपके पास है तो उसको सर आंसर राइटिंग में करने के, जैसे आपने इसमें पहला स्टेप बताया इनोवेशन, क्वेश्चन में कैसे आंसर में कैसे इनोवेशन लेके आना है। सर ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए तो उसमें क्या इनोवेटिव हो सकता है सर? पहले तो कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं उसका 3 स्टेज में डिफाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये 3 में तो रखना ही रखना है। साथ ही अगर किसी समस्या के बारे में पूछा गया है, जैसे मैं एक प्रश्न का उदाहरण देता हूं कि अगर जैसे एक प्रश्न आया था 65वीं BPSC में कि बिहार की समाधान के लिए आप एक अपना रूपरेखा तैयार करें, तो इसे जनरलाइज भी लिख सकते हैं या इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में बांट के तो लिखना ही है। लेकिन इस जनरलाइज को आप ज्योग्राफी का कोई जो सिद्धांत है या किसी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया कोई मॉडल है, अगर आप उसका प्रयोग करते हो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने इसमें वृद्धि केंद्र और वृद्धि ध्रुव का जो मॉडल था, जो पैराक्सो महोदय ने दिया था, उस मॉडल का मैं प्रयोग करते हुए बिहार के जिलों को 4 भाग में बांटा था और उसमें अलग अलग उद्योग धंधा वृद्धि ध्रुव एस्टैब्लिश करके और उसके जो प्रभाव से अन्य
सामान्य क्षेत्र के विकसित होने की बात लिखी थी। तो मेरा कहने का समरी ये है कि आप जब आंसर राइटिंग को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड समरी, तो आप ये भी देखें कि जो प्रॉब्लम्स आपको डिफाइन करने के लिए कहा गया है, तो प्रॉब्लम्स तो डिफाइन करना ही है, उसमें रियल बेस्ड एग्जाम्पल देना है, जो करंट में घटनाएँ घट रही है वो एग्जाम्पल देना है, बुक की बातों से हट के थोड़ा खुद का यूनिकनेस डालना है, साथ ही समस्या का समाधान आप क्या सोच रहे हैं वो भी देना है। क्योंकि जब हम सिविल सेवा का प्रिपरेशन करते हैं और हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि हम समस्याओं का बखान जितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान का उपाय भी उसी तरह से हम समझा सकें। तो आप खुद का सुझाव दें, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको भी मेंशन करें और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लिखें। डिप्लोमेटिक होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए और एक सकारात्मक होना चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है कि आपने सर जो भी यहाँ पे मतलब लिखा था स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी आपने क्लियर कर ही दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपकी जो क्वेरी थी, मुझे पूरा उम्मीद है कि विकास कुमार सर ने जो बताया है, जो कि DYSP बने हैं 65th BPSC में, तो BPSC के पर्सपेक्टिव से जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी का ऑप्शनल लेके, चाहे PT में भी जो ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंस होता है, फिर मेंस में होता है, GS में, तो आपकी सारी क्वेरी इस वीडियो में ज़रूर कंप्लीट हो गई होगी। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।